नमस्कार, मैं हूं अमन जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक जागरण का महा एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में हम आपको सिर्फ एक एग्जिट पोल नहीं बल्कि महा एग्जिट पोल दिखाने वाले हैं कि कौन सी पार्टी को किस चैनल ने कितनी सीट्स दी या फिर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को कितनी सीट्स मिली हैं। एक एक करके हम आपके सामने वो तस्वीरें भी रखेंगे, मगर उसके पहले हमारे चर्चा के लिए एक बड़ा ही खास पैनल मौजूद है। श्वेता रश्मि जी मेरे साथ मौजूद हैं, पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इसके साथ ही संजय गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं, उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना लीडर हैं। वो उनसे भी बातचीत होगी और समझने की कोशिश करेंगे इंडिया अलायंस को भी, एनडीए को भी। मगर मैं पहला सवाल श्वेता जी आपसे करना चाहूंगा कि अगर मैं जानना चाहूँ एग्जिट पोल को लेकर, एग्जिट पोल के जैसे कि आंकड़े लगातार सामने आते जा रहे हैं, आपने कौन सी पार्टी को कहाँ आंका है? देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़े तो अभी वोटिंग खत्म हुई है 6 बजे और उसके बाद अभी एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। हमेशा ऐसा होता है कि एक हाइप क्रिएट कर दिया जाता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी को बहुमत मिल रहा है, किसी को कितना मिल रहा है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा और समय देना चाहिए। लेकिन वोट जो आपने कहा कि किस पार्टी को कहाँ पे आंक रहे हैं, ये चुनाव पिछले 2 बार के जो चुनाव रहे हैं, 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हमारे देश के और दोबारा उन्होंने 19 में वो परचम दोबारा लहराया। ये तीसरा टर्म है उनका। इस तीसरे टर्म में बहुत स्थिति जो है बदल चुकी है, हमको उसको देखना है। हमारे लिए आज की चर्चा का महत्वपूर्ण विषय ये है कि 2 टर्म में मोदी की लहर बोल के बहुत सारी जो एक रोड मैप हैं वो नए बनाए गए। जो पुराने रोड मैप थे वो टूटे, नए कीर्तिमान बने। लेकिन इस बार का जो चुनाव है ये उस तरीके की लहर नहीं दिख रही। ये चुनाव 2000 आप अगर बात करें, यूपीए की गवर्नमेंट थी, 2004 में टर्न होके आई, 14 में एनडीए आई। तो ये चुनाव कुछ कुछ उसी तरीके का है जहां जनता वोट कर रही है। पार्टियां क्या कह रही हैं, पार्टियों के क्या लब्बो लुभावन एक कहते हैं कि वादों की फेहरिस्त है, लेकिन ये चुनाव जनता लड़ रही है। अब अगर हम सिनेरियो को देखें तो इस चुनाव में जो एग्जिट पोल आएगा वो एग्जिट पोल इस बात पे डिपेंड करेगा कि बेरोजगारी कौन कम कर रहा है, उसके बाद हमारे देश का आर्थिक विकास कहाँ जा रहा है। कोविड के बाद बड़ी विषम परिस्थितियां हुई हैं। आपने देखा होगा कि कोविड के बाद हमारे देश का क्या, पूरे विश्व का जो एक परिवेश है या एक जो कहते हैं ना कि एक सोचने समझने की चीज़ें हैं वो बदल गई हैं। तो इस बार का जो चुनाव है वो ज़मीनी मुद्दों पे, मोदी की लहर तो ठीक है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय हैं, इसमें कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं या और दूसरे लीडर हैं, अखिलेश यादव हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो ज़मीनी मुद्दों पे बहुत बारीकी से लड़ा जा रहा है। और जो एक कोना हम छोड़ दें, यूथ का फैक्टर, आपने देखा होगा कि यूथ बहुत एक डिमांडिंग और मोदी जी के फॉलोइंग लिस्ट में था। आप सोशल मीडिया पे अगर देखेंगे तो सोशल मीडिया पे भी आपको उसमें कमी देखने को मिलेगी। और दूसरे और जो ग्राउंड्स हैं जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल एक तरफा हम जीत रहे हैं, तो ये एग्जिट पोल बहुत चौंकाने वाला आने वाला है। इस एग्जिट पोल से हो सकता है कि जो अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं उस कयासों पे विराम लग जाए। हो सकता है कि कुछ ऐसा आश्चर्यजनक आ जाए जिसकी कल्पना जो अभी राजनीतिक पंडित हैं जो बना रहे हैं कि नहीं नहीं बहुमत की सरकार बन रही है, वैसी संभावना में मुझे लगता है कि थोड़ा झटका लगना स्वाभाविक है। आपने इतना चुनाव को नजदीक से समझा है, एक मोटा मोटा मैं आंकड़ा अगर आपसे जानना चाहूँ तो एनडीए को कहाँ आंकते हैं आप? देखिए, एनडीए जो चुनाव में परफॉर्म करती है, एनडीए खुद कभी अकेले दम पे परफॉर्म नहीं करती है। एनडीए के पीछे हमेशा आरएसएस रहती है। आपको इस बार के चुनाव में वो फैक्टर जो है, वो जो कहते हैं ना कि एक बहुत खूबसूरत सा उनका रिश्ता है, वो देखने को नहीं मिला है। अलग अलग बयान आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। आरएसएस की तरफ से कुछ बयान आ रहा है, पार्टी की तरफ से कुछ बयान आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह जिसको कहते हैं वो भी इस चुनाव के एग्जिट पोल पे आपको देखने को मिलेगा। जब आप वेट करेंगे 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो उसका फैक्टर भी आपको कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा कि क्या बदलाव आए हैं, क्या तब्दीली आई है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि एनडीए में पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम रही है। अमित शाह को ये कहा जाता है कि वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं उस पर केवल ये ज़रूर कहती हूँ कि वो राजनीतिक विश्लेषक और बाकी सब चीज़ें अलग हैं। चुनाव का प्रबंधन वो बहुत अच्छे से करते हैं। चुनाव का एक जो तरीका है, जो मैनेजमेंट है कि कहाँ पे किस पार्टी का या किस तरीके का वोट बैंक उनको देगा, उसका प्रबंधन वो बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन पार्टी को चुनाव जीतने के लिए हर तरफ से, हर दलों से सहयोग लेना बहुत ज़रूरी है। तो वो इस बार थोड़ी सी कमी ज़रूर देखने को मिलेगी।
बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो अभी बहुत जल्दी है बताना, लेकिन ये सारे फैक्टर्स इस बार के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। वो लहर नहीं दिख रही है, लोकप्रियता है मोदी जी की, लेकिन उनके अपने शहर में वाराणसी से अगर मैं बात करूं, वो सांसद हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे हॉट एक कहते हैं कि मुकाबला वहाँ पे रहा है, और आज वहाँ पे एनडीए और सपा का गठबंधन है, उनका कैंडिडेट है वहाँ पे। लेकिन मोदी जी के वहाँ से खड़े होने के बाद भी जो आसपास का जिला है पूर्वांचल, अगर मैं यूपी की बात करूं, क्योंकि यूपी सबसे ज़्यादा सांसद देता है और वही फैक्टर आपके काम आता है सरकार बनाने के लिए। 80 सीटें हैं, आज 10 सीटों पे वोटिंग हुई है, 10 सीटों पे बहुत चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। तो उससे ये ज़रूर पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और सब चीज़ें तो ठीक थी, पीआर सब कुछ ठीक था, लेकिन एक लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं कम ज़रूर हुआ है। जीतेंगे वो अपनी सीट से, अच्छे वोटों से जीतेंगे, मार्जिन कम हो सकता है, जो दूसरी पार्टी है टक्कर बराबर मिल रही है। अब वो नहीं है कि नहीं मोदी जी को वोट किया है तो एक तरफा लाख का अंतर है और हम निकल जाएंगे। तो ये मेरा आकलन ये है कि जो मैंने लोगों से बात की, जो मैंने लोगों से समझा, जो मेरे पास रुझान आए, इस बार जनता बहुत वोकल नहीं है कि हम किसको वोट करेंगे, लेकिन वो वोट कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, शाम के 6 बजे तक 50-60% भी वोट नहीं हुआ था। तो ये भी हमको समझने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपसे वोटिंग परसेंटेज पर भी एक सवाल करूंगा, मगर उसके पहले एक मोटा मोटा एग्जिट पोल का अगर मैं मेन निकालने की कोशिश करूं तो अब तक जितने भी चैनल्स के एग्जिट पोल आए हैं, एनडीए को 345 से 366 या फिर 70 के बीच में सीट मिली है। वहीं अगर यूपीए की बात कर, इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस को 270 से ज़्यादा सीट मिलती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं वो आंकड़ा कहीं ना कहीं 230 भी है, 230 से 270 के बीच। आपका आंकड़ा क्या कहता है? देखिए, हमारा आंकड़ा ये कहता है कि जब 2014 में और 19 में मोदी सरकार बनी तो उन्होंने एक ही मुद्दा था कि करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर के लोगों में एक रोष था, एक चेंज चाहते थे लोगों ने उस मुद्दे पर मोदी सरकार को वोट किया। बहुमत की सरकार भी बनी, मगर ना तो महंगाई कम हुई, ना बेरोजगारी कम हुई, और यहाँ तक कि जिनको ये कहा करते थे ये भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, कांग्रेस को, किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को, उनमें से किसी को भी भ्रष्टाचारी साबित नहीं कर सके। कांग्रेस 20 साल से कहते हैं कि चोर हैं, भ्रष्टाचारी, इस मामले में चोरी की, इस मामले में कोई भी केस हो। राहुल गांधी जी को ईडी सीबीआई ने बुलाया, श्रीमती सोनिया गांधी को बुलाया, रॉबर्ट वड्रा को बुलाया। किसी भी एक मामले में अगर ये इनको चोर साबित कर सके, इनको अरेस्ट कर सके, तो आप मुझे बताइए, केस हो जाने से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता। केस तो किसी के खिलाफ भी रजिस्टर्ड किया जा सकता है, मगर उसको साबित भी करना होता है। तो उस किसी भी मामले में साबित नहीं कर सके। तो जो मोदी साहब की, एक तो मोदी सरकार की जो एक ये बात रही कि दूसरे किसी भी पॉलिटिकल लीडर को सिर्फ बदनाम ही करना है, उनकी इमेज को गिराना है, ये बात पर्दाफाश हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि मोदी साहब एक, जिस तरह से इन्होंने दिल्ली के 6 सीट बदली, जिस तरह से नगर निगम में पहले भी सीटें बदली, अगर इस टाइम पीएम का चेहरा कोई और होता तो शायद वो नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती थी। वो नेगेटिविटी अब इस टाइम मोदी साहब की ज़्यादा है, और उससे जो सीटों का आंकड़ा पहले आया 2019 में या 14 में आया, वो अब नहीं आएगा। ये आप लिख लीजिए, ये सीटों का आंकड़ा कम से कम 20 से 30% घटेगा। ये बढ़ नहीं सकता। बढ़ने का कोई भी एक मेरे को आप उदाहरण बता दीजिए कि इसके कारण बढ़ेगा। डेवलपमेंट हमारे देश के अंदर होती रही है और होती रहेगी, क्योंकि हमारे देश के अंदर कार्यपालिका भी है जो अपना काम करती रहती है। रोड पहले भी बनते रहे हैं, गुफाएं पहले भी बनती रही हैं, इमारतें पहले भी बनती रही हैं, आगे भी बनती रहेंगी। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो या ना हो, क्योंकि हमारे देश का संघीय ढांचा 4 चीज़ों पर है: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और आज मीडिया को भी चौथा स्तंभ माना जाता है कि मीडिया देखता है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर मोदी साहब को या बीजेपी सरकार को ज़्यादा दिखाया गया तो वो मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि जिस अजीत पवार को आप कहते थे कि चक्की पीसेंगे, 75,000 करोड़ का कृषि मामले में इन्होंने घोटाला किया है, तो उनको अजीत पवार को इन्होंने अपने साथ ले लिया, तो देश का नागरिक देख नहीं रहा। ऐसा नहीं है, देश का नागरिक देख रहा है और मीडिया दिखा रहा है। कम दिखा रहा है, ज़्यादा दिखा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों तक बात जा रही है। आदर्श घोटाला, जिसमें जवानों की, शहीद जवानों की भूमि के साथ जो घोटाला हुआ, मिस्टर चौहान को ये बोलते रहे कि ये इनको तो फांसी होनी चाहिए, इसको तो वो नहीं चाहिए। क्या जरूरत थी मिस्टर चौहान को अपने साथ शामिल करने की? कुछ तो आदर्श स्थापित करना था किसी मामले में। क्या जरूरत थी बाला साहब की पार्टी को तोड़ने की? अगर
सीट शेयरिंग का एक फार्मूला था बाला साहब के साथ बीजेपी का। बाला साहब ने सीट शेयरिंग का फार्मूला ऐसे बनाया था कि महाराष्ट्र में सरकार बनेगी ही शिवसेना की, क्योंकि उन्होंने 288 में से 181 सीटें इस पर शिवसेना लड़ेगी, बाकी पर बीजेपी लड़ी थी। वो जानते थे कि इन सब पे हमारा सीटें ज़्यादा रहेंगी और हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। बाला साहब ने कभी ये नहीं चाहा कि देश के अंदर, तो ये चाहा कि प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का बने, कभी कोई मंत्रालय नहीं चाहा, कभी सरकार कभी किसी की बनी हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि दल बदल लिया हो कि चलो इनकी सरकार बने तो उनके साथ चले जाएं। पूरी दुनिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसने 25 से 30 साल किसी को देश में सपोर्ट किया और ये चाहा हो कि देश के अंदर इनका प्रधानमंत्री बने। सिर्फ एक शिवसेना और बाला साहब ठाकरे ही एक ऐसे व्यक्ति थे। तो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से इन्होंने किया सीएम के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है? ठाकरे परिवार झूठ बोलेगा कि 2.5 साल का फार्मूला नहीं हुआ था? कभी झूठ नहीं बोलते, वो सच बोलते हैं जब बोलते हैं। झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं है किसी भी तरह से। अगर 50-50%। और फिर एक चीज़ आप बताइए, जिस पॉलिटिकल पार्टी के बिना आपकी सरकार नहीं बनती, 10 साल 5 साल मुख्यमंत्री हमने बनाया मिस्टर देवेंद्र फडणवीस को। देवेंद्र फडणवीस 5 साल मुख्यमंत्री रह गए, उसके बाद 5 साल में हमें 2.5 साल भी नहीं। ऐसे किस तरह की तानाशाही है ये?